आज हम लोग 5 पेज नंबर से शुरू करेंगे। भारतीय संविधान के भाग तो है भारतीय संविधान के भाग पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है कि भारतीय संविधान के भाग संबंधित विषय एवं उनसे संबंधित अनुच्छेद। तो देखो भाग है और इधर विषय बीच में और इधर लिखा है उससे संबंधित अनुच्छेद या आर्टिकल। तो भाग 1 में आता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो ये संबंधित अनुच्छेद कितने होते हैं? 1 से लेकर 4 तक। देखो भाग 1 में आता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र 1 से 4। फिर दूसरे में आता है नागरिकता सिटीजनशिप, इसमें अनुच्छेद 5 से 11 होता है। फिर तीसरे में आता है मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स जिसे बोलते हैं, इसमें आर्टिकल आता है 12 से लेकर 35 तक। 4th नंबर का होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें आर्टिकल आता है 36 से 51। फिर चार का में मूल कर्तव्य आता है, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये 51 का से लेके 51A तक। फिर 5वें भाग है संघ द यूनियन, इसमें 52 से लेके 151 तक। फिर 6ठे नंबर पर राज्य आता है द स्टेट, इसमें 252 से लेके 237 तक। फिर 7वां नंबर पे आता है पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निर्देशित, ये 238 निर्देशित। फिर है 8वां केंद्र शासित प्रदेश द यूनियन टेरिटरीज, ये 239। फिर है 9 नंबर जो भाग है उसमें पंचायतें आती हैं, इसमें 243 से लेके 243 अड़ा तक। फिर आता है 9 नंबर पर नगर पालिकाएँ 243 ता से लेके 243 या छ तक। फिर 9 नंबर पर 9 खा में आता है, 9 का में नगर पालिकाएँ, 9 खा में सहकारी समितियाँ, मतलब 243 या जा से लेके 243 या ना तक। फिर 10वें नंबर पर आता है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, मतलब द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। फिर अगला है कौन से नंबर पे? 10 हो गया, 1 सेकंड। फिर 11 नंबर पे है कि संघ और राज्य के मध्य संबंध, मतलब रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। फिर तो इसमें क्या हो जाएगा 245 से 263। फिर 12 नंबर पे है वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, मतलब फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट एंड सीट्स, ये है 264 से लेके 300A। फिर 13 नंबर पे है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम, यह है आर्टिकल 301 से लेकर 307। फिर 14 नंबर पे है संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, मतलब सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, 308 से लेके 323। अगला है 14A में अधिकरण, मतलब ट्रिब्यूनल्स, ये है 323 का से लेके 323 खा। फिर है 15वें नंबर पे निर्वाचन इलेक्शंस, ये है 324 से लेके 329 का। जैसे इस तरह पूछेगा कि भाग 16 का क्या नाम है, तो आप बताओगे कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, मतलब अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध, आर्टिकल नंबर 330 से लेकर 342 तक में इसको वर्णन किया गया है। अगला 17 नंबर पे है राजभाषा, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज, 343 से लेकर 351 तक। फिर 18 नंबर में है आपात उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजंस, इसमें है 352 से लेकर 360। फिर 19 नंबर पे है प्रकीर्ण, ये है 361 आर्टिकल से लेकर 367। फिर 20वें नंबर पर है संविधान का संशोधन। फिर है 20 नंबर पे संविधान संशोधन
अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये 368 में कहा गया है। 21 भाग नंबर है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, ये अनुच्छेद नंबर 369 से लेके 392 तक इसमें वर्णन किया गया है। फिर 22वें नंबर पे है संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ये आर्टिकल नंबर 393 से लेकर 395 तक। फिर लिखा है भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्य के मध्य विधायी संबंधों यानी लेजिस्लेटिव रिलेशंस को दर्शाता है। फिर अगला है क्या है, भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ मतलब शेड्यूल्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ से पढ़ो, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? तो ये थी, पहले 8 थी, लेकिन अभी जो पूछा जाएगा तो वो वर्तमान में 12 है। फिर है भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो प्रथम अनुसूची में राज्य के गठन के बारे में कहा गया है। फिर है भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। फिर भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो ये वर्ष 1951 में। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो ये 5वीं में। फिर है इधर अगला देख लेते हैं। फिर है सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो ये 7वीं अनुसूची में। फिर है राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो ये 9वीं अनुसूची में। फिर है 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहा जाता है। अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। आपको पता है कि 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। फिर आगे देखते हैं, आगे है कि अनुसूचियों का संक्षिप्त विवरण। जैसे पहली अनुसूची में राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों यूनियन टेरिटरीज के नाम एवं उनकी सीमाओं को वर्णन किया गया है, उससे संबंधित अनुच्छेद है 1 से लेकर 4। फिर दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, पदाधिकारियों के वेतन भत्तों तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान का वर्णन किया गया है। इसमें अनुच्छेद 59(3) से लेकर 65(3) तक और फिर अनुच्छेद 75(6) से लेके जो है 97, 75(6), 97, 125, 148(3), 158(3), 164(5), 186 और 221, ये सब इसमें शामिल हैं। फिर है तीसरी अनुसूची में संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य मंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य व चुनाव के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथों और या प्रतिज्ञानों के रूप में के प्रारूप दिए गए हैं। इसमें अनुच्छेद 75(4), 84, 99, 124(6), 148(2), 164(3), 173, 188, 219 आदि शामिल है। फिर चौथी अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। फिर आवंटन, ठीक है। फिर देखो फिर अगला देखते हैं
ये 219 हो गया। फिर है चौथी अनुसूची, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का बंटवारा या आवंटन दिया गया। यह अनुच्छेद 4(1) से 4(1) और 80(2) के बारे में दिया गया है, मतलब 2 दिया है। पांचवी अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से संबंधित मतलब इससे जुड़े प्रावधान, ये अनुच्छेद 244(1). फिर छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध, इसमें अनुच्छेद 244(2) एवं 275(1) का वर्णन किया गया है। फिर सातवीं अनुसूची, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में शामिल विषय, इसमें जो है अनुच्छेद 246। फिर है आठवीं अनुसूची, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची, ये जो है अनुच्छेद 344(1) और 351। फिर है नवीं अनुसूची, इसमें भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, नियम, विनिमय आदि जिन्हें न्यायिक पुनर्विलोकन से बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया था। फिर है 10वीं अनुसूची, दल बदल, डिफेक्शन के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निहरता से संबंधित उपबंध, ये अनुच्छेद 102 एवं 191(2). फिर है 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची जो है पंचायतों की शक्तियाँ व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं, अनुच्छेद 243(6). फिर है 12वीं अनुसूची, नगर पालिकाओं की शक्तियाँ व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं, इसमें अनुच्छेद 243(ब). फिर 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ी गई थी। फिर है भारतीय संविधान की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर है संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है, तो इंडिया, दैट इज़ भारत, मतलब इंडिया अर्थात भारत। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो संसदात्मक। तो भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो संसदात्मक। फिर है संसदात्मक व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है, तो एकल कार्यपालिका। फिर है भारतीय संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है, तो न्यायिक समीक्षा। फिर है भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है, तो केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। फिर है भारतीय संविधान के मूल्य कौन कौन से हैं, तो स्वतंत्रता है, समानता है, भ्रातृत्व है, संप्रभुता है। तो देखो यहाँ भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो संसदात्मक। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। फिर है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है, तो एकल कार्यपालिका। फिर है भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है, तो ये न्यायिक समीक्षा। फिर है भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है, तो केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से निर्धारित होता है। फिर अगला है कि इसमें है कि भारतीय संविधान के मूल्य कौन कौन से हैं, तो ये है समानता, भ्रातृत्व, संप्रभुता और समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और स्वतंत्रता। इतने हैं जो है भारतीय संविधान के मूल्य। फिर अगला है नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा मतलब साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा है, तो किसने कहा है, ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। फिर है मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थीं, तो ये
95 अनुच्छेद मतलब आर्टिकल थे और 8 अनुसूचियाँ थी पहले जब बना था। फिर है सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था? तो ये कलकत्ता अधिवेशन वर्ष 1911 में गाया गया था। फिर है राष्ट्रगान मतलब नेशनल एंथम के गायन का मानक समय कितना है? तो यह है 52 सेकेंड। फिर भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग लॉयर्स मतलब वकीलों का स्वर कहा जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान की जटिलता के कारण। फिर अगला आगे है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? तो यह है केसी हेयर का। फिर है भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। फिर है भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था? तो केसी हेयर ने कहा था। भारतीय संविधान के बृहत होने का क्या कारण है? तो संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। अगला पॉइंट है अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? तो यह है आइबर जेनिंग्स का। फिर अगला है भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो यह है जनता। फिर आगे है कि कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। यह कथन किसका है? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर है संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। यह कथन किसका है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर है भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने कहा था? यह सुझाव किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। फिर है भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने कहा था? तो ये ग्रेनविल ऑस्टिन ने। फिर है अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? तो राष्ट्रपति में। फिर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार एडल्ट फ्रेंचाइज को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। फिर है भारत का राष्ट्रीय पशु नेशनल एनिमल कौन है? तो यह है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पुष्प मतलब नेशनल फ्लावर कौन है? तो कमल। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो ये मोर। अगला है भारत के राष्ट्रीय ध्वज इंडियन नेशनल फ्लैग के चक्र में कितनी तीली होती है? स्पोक्स कितने होते हैं? 24। फिर पढ़ते हैं कि SR बोम्मई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। अब हम 8 नंबर पेज पर चलते हैं। यह है कि 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ 7th शेड्यूल। तो इसको देखते हैं। इसमें है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? तो ये समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जो होती है उसमें केंद्र और राज्य दोनों जो है इस पे कानून बना सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल हैं। कौन कौन से? जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, आपराधिक मामला, ये सब किस में है? समवर्ती सूची में। बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है शिक्षा किस सूची का विषय है? तो ये समवर्ती सूची। ये भी क्वेश्चन सब पेपर में आए हुए हैं। फिर है कि शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। क्या था? शिक्षा प्रारंभ में पहले राज्य सूची का विषय था, लेकिन इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसे समवर्ती सूची में कर दिया गया। शिक्षा पर कानून जो है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बना सकती है। फिर भूमि सुधार किससे संबंधित है? तो ये राज्य सूची से।
फिर है रेलवे पुलिस, ये भी राज्य सूची से। रेलवे पुलिस, भूमि सुधार और शिक्षा पहले समवर्ती में नहीं था, लेकिन बाद में स्थानांतरित करा गया। कब? 1942 में। फिर अगला देख लेते हैं इधर कि आर्थिक नियोजन मतलब इकोनॉमिक प्लानिंग किस सूची का विषय है, तो ये समवर्ती। फिर है कृषि, ये भी राज्य सूची, मतलब आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का है, और ये कृषि जो है राज्य सूची। पंचायती राज किससे है? राज्य सूची से। फिर है दंड प्रक्रिया, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3rd समवर्ती सूची में शामिल है। दंड मतलब ये एक प्रकार से 7वीं सूची की सूची 3rd में शामिल है। फिर है विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं, तो सूची 3rd के अंतर्गत। फिर अगला देखिए, ये है बहुत इंपॉर्टेंट है कि तीनों सूचियों से संबंधित प्रमुख विषय, जैसे संघ सूची, इसमें राज्य सूची, इसमें समवर्ती सूची। तो संघ सूची में कौन कौन से आते हैं उसको देख लो। देखो, संघ सूची में आता है प्रतिरक्षा आता है, विदेशी मामले आते हैं, नागरिकता आता है, संचार डाक वतार आता है, निगम कर, सेवा कर, युद्ध और शांति, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, बीमा, प्रत्यर्पण, शेयर बाजार, अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार, फिर रेलवे, मुद्रा रिजर्व बैंक, समुद्री व हवाई मार्ग, विदेशी ऋण, विदेशी व्यापार, लॉटरी, आयकर, कृषि से भिन्न। फिर है जनगणना, डाकघर, बचत बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, ये सब किसके हैं? संघ सूची के। अब राज्य सूची के देख लेते हैं। तो राज्य सूची में लोक व्यवस्था, पुलिस, रेल व ग्रामीण पुलिस, कारागार, भूमि, स्थानीय स्वशासन, प्रादेशिक लोक सेवा, फिर लोक स्वास्थ्य, बाजार व मेले, सट्टा मतलब बीटिंग व जुआ मतलब गैम्बलिंग, फिर है कृषि, भूमि पर आपदा, पशुपालन, सिंचाई, कृषि, आयकर, गैस, फिर है शराब, मनोरंजन, भू राजस्व व लगान, विद्युत पर कर, और यह है पथ कर यानी कि टोल टैक्स। फिर है प्रति व्यक्ति कर मतलब कैपिटेशन टैक्स, फिर है विलासिता की वस्तुओं पर कर, ये सब राज्य सरकार लगाती है। फिर हम समवर्ती सूची पे देखते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें दंड विधि संहिता, दंड विधि, प्रक्रिया विधि, ठीक है, ये सब समवर्ती सूची के अंतर्गत है। फिर है आर्थिक व सामाजिक योजनाएं, शिक्षा, वन, विवाह व विवाह विच्छेद, फिर है कारखाने, मजदूर संघ और खाद्य पदार्थों और अन्य पदार्थों का अपमिश्रण, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, न्याय प्रशासन, फिर है संपत्ति का अर्जन व अधिग्रहण, विद्युत, बाट माप, फिर वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण, समाचार पत्र, पुस्तकें और मुद्रणालय, स्वच्छता और औषधालय, औद्योगिक विवाद, उत्तराधिकार, विधि वृत्ति, चिकित्सा वृत्तियाँ, कीमत नियंत्रण, जन्म मरण पंजीकरण। अब देखो, वर्तमान में संघ सूची में 98 विषय, राज्य में है 59 विषय तथा समवर्ती सूची में 52, मतलब सबसे ज़्यादा संघ में 98 और राज्य में जो है 59 और समवर्ती में 52 विषय हैं। फिर हम उद्देशिका मतलब प्रियम्बल पढ़ेंगे। तो प्रस्तावना को हम लोग उद्देशिका भी कहते हैं। तो ये क्या है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। फिर इसके बाद में देखते हैं संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया, तो ये 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है, तो ये संविधान की प्रस्तावना में, ठीक है, क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है, तो ये संविधान की प्रस्तावना। फिर देखो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। तो ये हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। तो ये केशवानंद भारती 1973, ठीक है। इसमें क्या है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। मतलब मूल ढांचा वही हो, लेकिन आप संशोधन में, मतलब अनुच्छेद 368 जो भाग 20 में वर्णित है उसमें कर सकते हो। कौन से वाद, तो केशवानंद भारती बनाम केरल। फिर है संविधान संबंधी विचार। उद्देशिका को के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा तथा N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा। तो उद्देशिका को के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री तथा ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा, संविधान की आत्मा, ठीक है, कहा। मतलब क्या है, उद्देशिका को के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री, ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा तथा N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा। फिर अनुच्छेद 32 जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। फिर सर अर्नेस्ट वारकर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। वारकर मतलब परिचय पत्र, ठीक है। फिर देखो अगला है क्या है कि भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है, तो भारत में राज्य का कोई पंथ या धर्म नहीं है। मतलब भारत में आप स्पेशली किसी एक धर्म को नहीं मान्यता दी गई, सर्व धर्म सम्मान है यहाँ पे, ठीक। फिर है कि उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित हैं, तो ये 1917 की रूसी क्रांति से संबंधित है। क्या है, उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय किससे है, तो ये रूसी क्रांति से 1917 में जो है। फिर है उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है, तो ये S.R. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। फिर अगला क्वेश्चन है सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत कहलाता है, तो सार्वभौमिकता का सिद्धांत कहलाता है। फिर है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, तो क्या होता है, हम भारत के लोग, बी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्दों से। फिर है लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। लोक कल्याण शब्द, ठीक, तो ये क्या है, लोक कल्याण शब्द संविधान की उद्देशिका में नहीं है लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। फिर है
किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। फिर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसका विस्तार कहाँ है? तो ये है मूल अधिकारों, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। अगला है राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो ये है संप्रभुता। फिर है समाजवादी मतलब सोशलिस्ट, अखंडता मतलब इंटीग्रिटी तथा पंथ निरपेक्ष सेकुलर शब्द संविधान की प्रस्तावना में जो है किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किए गए? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। फिर है उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री मतलब पॉलिटिकल होरोस्कोप की संज्ञा किसने दी? तो के.एम. मुंशी ने। फिर है प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया? तो ये बेरूबारी बनाम संघ मामले में जो 1960 में था। फिर भारतीय मतलब संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, उन्होंने कहा था। फिर इसे देख लेते हैं। इसमें कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। अब हम 10वां देखते हैं। संघ एवं राज्य क्षेत्र देखते हैं। क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। फिर है अनुच्छेद 1 के तीसरे पार्ट में भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होंगे, जैसे राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। ठीक, अनुच्छेद 1 में। फिर है भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा राज्यों का संघ। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? तो 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश हैं, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी शामिल है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित है? तो ये 20 सीटें। 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया? तो ये किया गया था 31 अक्टूबर 2019 को। अब हम देखते हैं कि संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र से संबंधित अनुच्छेद। जैसे पहला अनुच्छेद है तो उसमें है संघ के क्षेत्र का नाम। दूसरे में दिया है कि नए राज्यों के प्रवेश तथा स्थापना का संसद का अधिकार है। फिर है तीसरा, नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा अथवा नामों में परिवर्तन। फिर है चौथा, अनुच्छेद 2 एवं 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिनके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची एवं पूरक अनुषांगिक एवं अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सके। फिर देखो, नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो संसद को। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो वर्ष 1953 में। फिर भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो आंध्र प्रदेश का। राज्य पुनर्गठन आयोग स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? तो ये 14 राज्य और 6 संघ राज्य। फिर सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य किस वर्ष बनाया गया था? तो 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वर्ष 1975 में। अगला है भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किस के द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा। फिर अगला है जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर तथा हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्यवाही के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। जम्मू कश्मीर रियासत के शासक
हरि सिंह ने पाकिस्तानी सेना एवं कबायलियों के आक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में सम्मिलित किया था। फिर संघ आगे देखते हैं, एक सेकंड। यह है कि पहले के विशेष राज्यों को राज्य का दर्जा, जैसे नागालैंड को 1963 में जो है राज्य का दर्जा मिला, हिमाचल प्रदेश को 1971, मेघालय को 1972, सिक्किम को 1975, अरुणाचल प्रदेश को 1987 और त्रिपुरा को 1972, मणिपुर को 1972 और मिजोरम को 1987, गोवा के 1987 में। फिर है क्षेत्रीय परिषदें, जोनल काउंसिल। परिषद का नाम क्या है? तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, ये कहाँ इसका मुख्यालय? नई दिल्ली में। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय प्रयागराज में। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय कोलकाता में। फिर है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय मुंबई में। पांचवा है दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय चेन्नई में। फिर है दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। देखो, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और जैसे इसमें है, देखो जो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद है जो नई दिल्ली, इसका मुख्यालय, इसके अंतर्गत सम्मिलित राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र जो थे उसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़ आते थे। फिर है केंद्रीय जो क्षेत्रीय परिषद प्रयागराज, इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ आता था। तीसरा जो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है जो कोलकाता, इसका मुख्यालय है, इसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और सिक्किम आता था। पश्चिमी क्षेत्र या पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद जो मुंबई में उसका मुख्यालय है, इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव आते थे। पांचवा है दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद चेन्नई, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी, तेलंगाना इसके क्षेत्र में आते थे। अब हम अगला देखते हैं। फिर है भारत के 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश का विवरण दिया है, उसको देखेंगे। तो पहला है, देखो यहाँ देखो, एक सेकंड, इतना ठीक। पहला जैसे है राजस्थान, तो राजस्थान जो है इसकी राजधानी जो है जयपुर है और इस यहाँ क्या बोला जाता है, यहाँ पे बोली जाती है हिंदी। और इस राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी है? 50। राजस्थान का क्षेत्रफल है कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ठीक। और फिर है भारत के कुल क्षेत्रफल का परसेंटेज कितना है? 10.41%। दूसरा नंबर पर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, यहाँ क्या बोला जाता है? हिंदी। इसमें जिलों की संख्या 55। इसमें जो क्षेत्रफल है 3,08,245 वर्ग किलोमीटर और यहाँ पे भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.37। फिर तीसरा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, यहाँ मराठी बोली जाती है यहाँ की भाषा। यहाँ जिलों की संख्या जो है वो है 36 और ये जो है 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में विस्तरित है और ये जो है भारत के क्षेत्रफल का 9.36% है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, यहाँ हिंदी और उर्दू बोला जाता है। इसमें जिलों की संख्या 75 है। यहाँ पे 2,43,286 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ जो भारत के क्षेत्रफल का 7.18% है। फिर है गुजरात की राजधानी गांधीनगर, यहाँ गुजराती बोली जाती है। यहाँ पर जिलों की संख्या 33 है। यहाँ जो इसका क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर में वो है 1,96,024 वर्ग किलोमीटर और यहाँ की जो है भारत के क्षेत्रफल का कुल क्षेत्रफल है 5.96। अगला है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। यहाँ कन्नड़ बोला जाता है। यहाँ जिलों की संख्या 31 है और यहाँ का क्षेत्रफल है 1,91,791
और यहाँ जो भारत के क्षेत्रफल का 5.83% है। फिर है आंध्र प्रदेश, इसकी राजधानी हैदराबाद और यहाँ की भाषा है तेलुगु। यहाँ जिलों की संख्या है 26 और इस जो क्षेत्र है वो 1,60,205 और यहाँ जो इसका भारत का क्षेत्रफल है वो कितना है 4.87। अगला है ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर और यहाँ उड़िया बोली जाती है। इसमें ज़िलों की संख्या 30 है और ये जो है 1,55,707 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये भारत के क्षेत्रफल का 4.73% है। अगला है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ इसकी राजधानी है रायपुर और यहाँ हिंदी बोली जाती है। यहाँ ज़िलों की संख्या 28 है और यहाँ जो है 1,35,151 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये जो भारत के क्षेत्रफल का 4.11% है। फिर है 10वें नंबर पर चेन्नई, मतलब वो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। यहाँ तमिल बोली जाती है और यहाँ ज़िलों की संख्या है कितनी 38 ज़िलों की संख्या है। फिर ये वर्ग किलोमीटर कितने में फैला हुआ है 1,30,058 वर्ग किलोमीटर में फैला है। भारत के क्षेत्रफल का 3.95% है। अगला है बिहार की राजधानी है पटना में, मतलब बिहार में हिंदी बोला जाता है। यहाँ ज़िलों की संख्या 38 है और ये जो है यहाँ 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला है और यहाँ ये भारत का 2.86% है। अगला है 12वें नंबर पे, ये है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और यहाँ बांग्ला बोला जाता है। ज़िलों की संख्या 23 और ये जो है 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये भारत के क्षेत्रफल का 2.69% है। अगला है 13 नंबर का अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है और यहाँ अंग्रेजी बोली जाती है और यहाँ ज़िलों की संख्या 22 है। फिर इसका जो क्षेत्रफल है वो 83,743 वर्ग किलोमीटर है और ये भारत के क्षेत्रफल का 2.54 वर्ग किलोमीटर मतलब प्रतिशत में है। अगला है झारखंड की राजधानी रांची है। यहाँ हिंदी बोली जाती है। यहाँ ज़िलों की संख्या 24 है। ये जो है 79,701 मतलब 14 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये जो है भारत के 2.42% हिस्से पे फैला हुआ है। फिर अगला है असम की राजधानी दिसपुर। यहाँ असमिया बोली जाती है। यहाँ ज़िलों की संख्या 31 है। 78,438 वर्ग किलोमीटर में है और ये भारत के क्षेत्रफल का 2.38% है। अगला है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला या धर्मशाला है। यहाँ हिंदी बोली जाती है। यहाँ ज़िलों की संख्या 12 और ये 55,673 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये भारत के क्षेत्रफल का 1.69% है। अगला है उत्तराखंड की राजधानी जो है देहरादून गैरसैंण है। यहाँ हिंदी और संस्कृत बोली जाती है। यहाँ ज़िलों की संख्या 13 है और ये जो है 55,483 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ जो है ये भारत के 1.62% हिस्से पर है। फिर अगला पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़ यहाँ पे मतलब पंजाब में पंजाबी बोला जाता है। यहाँ ज़िलों की संख्या 23 है। ये 50,362 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये भारत के 1.53% पर फैला हुआ है। अगला हरियाणा जो है ये राजधानी चंडीगढ़ और यहाँ हिंदी बोली जाती है। यहाँ ज़िलों की संख्या 22 है और यहाँ जो है 44,212 वर्ग किलोमीटर है और ये जो है भारत के क्षेत्रफल का 1.34% है। फिर है अगला 20 है केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम है और यहाँ मलयालम बोला जाता है। यहाँ ज़िलों की संख्या है 14
और यह 38,863 वर्ग किलोमीटर में फैला है और ये भारत के क्षेत्रफल का 1.18% है। अगला है मेघालय। मेघालय जो है इसकी राजधानी है शिलांग और ये जो है यहाँ गारो बोली जाती है, गारो। यहाँ जिलों की संख्या 12 है और इसका क्षेत्रफल है 22,429 वर्ग किलोमीटर और ये जो है ये भारत के क्षेत्रफल का 0.68% है। फिर है अगला मणिपुर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। इम्फाल फिर मणिपुर में मणिपुरी बोली जाती है यहाँ की भाषा और यहाँ जिलों की संख्या 16 है। यह 22,327 वर्ग किलोमीटर में फैला है और ये भारत के क्षेत्रफल का 0.67% है। अगला है मिजोरम। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। यहाँ मीजो बोला जाता है। जिलों की संख्या 11 है। यह 21,081 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह भारत के क्षेत्रफल का 0.64% है। अगला है जो है नागालैंड। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। यहाँ अंग्रेजी बोली जाती है। यहाँ जिलों की संख्या है 11। ये 16,579 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये भारत के क्षेत्रफल का 0.50% है। अगला है 73 त्रिपुरा। त्रिपुरा की जो है राजधानी अगरतला और यहाँ बांग्ला बोला जाता है। यहाँ जिलों की संख्या है 8 और ये 10,451 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये जो प्रतिशत है ये है 0.31%। फिर अगला है सिक्किम। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है और यहाँ नेपाली बोली जाती है। यहाँ जिलों की संख्या 6 है और ये जो है 7,096 वर्ग किलोमीटर में फैला है और जो फैला है फिर ये भारत के क्षेत्रफल का 0.21% है। अगला है गोवा। गोवा की राजधानी पणजी है। यहाँ कोंकणी बोली जाती है। यहाँ जिलों की संख्या 2 है और ये 3,702 वर्ग किलोमीटर में फैली है और यह 0.31% भाग पर फैला हुआ मतलब भाग है भारत के क्षेत्रफल का। फिर है अगला लास्ट तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। यहाँ पे तेलुगु और उर्दू बोला जाता है। यहाँ जिलों की संख्या है 33 और ये जो है 1,12,077 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है और यहाँ भारत के 3.40% पर है। फिर अगला हम केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं। फिर हम अगला देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी और जिलों की संख्या और क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में। तो पहला है क्या है अंडमान व निकोबार। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। इसमें जिलों की संख्या 3 है और ये जो है 8,249 वर्ग किलोमीटर में फैला है इसका क्षेत्रफल। फिर दूसरा है चंडीगढ़। चंडीगढ़ की राजधानी है चंडीगढ़। इसमें जिलों की संख्या 1 है और ये 114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। फिर तीसरा है दादरा व नगर हवेली। दादरा व नगर हवेली तथा दमन दीव। इसकी राजधानी है दमन। इसमें जिलों की संख्या 3 है और ये 603 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला है दिल्ली। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है और ये जो है इसमें जिलों की संख्या है 11 और ये जो है 1,483 वर्ग किलोमीटर में है। अगला है पाँचवा जो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी जो है कावरती है और इसमें जिलों की संख्या 1 है। ये 32 इसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। फिर अगला है पुदुचेरी। पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी है। इसमें जिलों की संख्या 4 है। ये 492 इसका क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर में। अगला है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर जम्मू और इसमें जिलों की संख्या 22 है और ये 54,624 क्षेत्रफल इसका वर्ग किलोमीटर में है। फिर है अगला लद्दाख। लद्दाख की राजधानी लेह है। इसमें 2 जिले हैं और ये जो है ये 1,68,055 क्षेत्रफल इसका वर्ग किलोमीटर में। फिर अगला आगे देखते हैं ये भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ है। क्या है कच्छ गुजरात का। ये 45,652 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है तथा सबसे छोटा जिला जो है वो है माहे पुदुचेरी जो 9 वर्ग किलोमीटर में है। मतलब भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ है, सबसे छोटा क्या है माहे। फिर हम आगे देखते हैं 12वां पेज नंबर 12वां है नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। नागरिकता मतलब सिटीजनशिप।
अब यहाँ पे हम देखेंगे कि भारतीय नागरिकता प्राप्त हेतु 5 प्रकार, मतलब आपको 5 तरीके से भारतीय नागरिकता मिल सकती है। नंबर 1 जन्म के आधार पर, दूसरा है वंशाधिकार के द्वारा, और तीसरा पंजीकरण के द्वारा, और चौथा क्या है देशीयकरण के द्वारा, और पांचवा क्या है भूमि अर्जन के द्वारा आप जो है भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। फिर है भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है, तो ये एकल नागरिकता मतलब सिंगल सिटीजनशिप। फिर है संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए ने दोहरी नागरिकता जो है के सिद्धांत को अपनाया है। जो अमेरिका में कौन सी नागरिकता चलती है, वो दोहरी नागरिकता चलती है। फिर है नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 CAA में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है, तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। फिर है भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है, तो वो परित्याग कर सकता है, या तो पर्यावसान कर सकता है, या वंचना के आधार पर। फिर है भारत के बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाती है, तो 7 वर्ष। अगर आप भारत से 7 वर्ष दूर मतलब 7 वर्ष किसी और देश में जाकर रहते हैं तो आपकी नागरिकता जो है वो समाप्त कर दी जाएगी। फिर है प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतराल पर मनाया जाता है, तो ये 2 वर्षों पर जो है मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। फिर है अगला देखते हैं कि नागरिकता से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद, तो 5वें अनुच्छेद में कहा गया है कि संविधान लागू होने के समय जो है नागरिकता, ठीक। फिर है 6ठा अनुच्छेद कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार, ठीक। फिर अगला है 7वां आर्टिकल नंबर 7 में कि पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। फिर अगला है भारतीय मूल के उन लोगों के लिए मतलब उन लोगों के नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हैं। फिर अगला है कि जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता हासिल या प्राप्त कर ली हो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। फिर 10वां है कि नागरिकता संबंधी अधिकारों की निरंतरता। 11 नंबर संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन। अब हम अगला देखते हैं कि जो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है, तो ये दोहरी नागरिकता ड्यूअल सिटीजनशिप से संबंधित है। फिर किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति भारत के बैंकों में धन अपना जमा करता है तो इससे उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो ब्रिटेन से। फिर भारतीय मूल के व्यक्ति PIO का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता कृषि भूमि। फिर है NRI क्या है, NRI PIO एवं OCI कार्ड धारक में तुलना करो, जिससे अप्रवासी भारतीय NRI भारतीय मूल के व्यक्ति PIO और विदेशी भारतीय नागरिक उसको बोलते हैं OCI, ठीक है। तब हम लोग क्या हैं PIO मतलब हम लोग भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। फिर है परिभाषा इसकी कि भारतीय नागरिक को जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है भारतीय पासपोर्ट धारक। नागरिकता की अर्हताएं क्या हैं ये सब देखेंगे।